इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी के जीएस2 पेपर 2020 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है, देयर इज ए नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्संस फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कमेंट। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बोला गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। इस पर आपको क्या राय है? आपका इसमें सजेशन मांगा गया है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, रिसेंट अमेंडमेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन डिस्कस। ठीक है, यहाँ पूछा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जैसे कि आपका करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जीएस2 में बेसिकली आपका करंट अफेयर और आपका इंटरनेशनल रिलेशन से ही क्वेश्चन रहता है। स्टैटिक में से बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका 3 में पूछा गया है कि हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव स्लेप्ट द नेचर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइट सम रिसेंट एग्जांपल टू वैलिडेट योर आंसर। ठीक है, यहाँ एग्जांपल के साथ मांगा गया है। इसमें बोला गया कि आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है, के बारे में आपको लिखना है उदाहरण के। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं, आपका इसमें क्या व्यू है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में पूछा गया कि द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके। देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया और यूके के बीच सीम्स टू बी द कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम। हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू नेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिसेस। देखिए, इंडिया और यूके के जुडिशियल प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया है कि दोनों में क्या कंपेयर, क्या क्या मतलब डिफरेंस है। तो हिंदी में भी कहा गया है कि हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही है। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्य प्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा उपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। अगला क्वेश्चन 5th में आपका पूछा गया कि ऑन वंस स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। देखिए, ये कितना अच्छा मतलब कोट है, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पोर्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए, यहाँ स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशन फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया। इसमें बोला गया कि एक द स्पीकर सदैव स्पीकर। क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्य प्रणाली को स्वीकारना चाहिए? यहाँ भी आपका सजेशन बोला गया है कि आपका क्या सजेशन है आपके हिसाब से। फिर बोला गया कि भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी अच्छा इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 में पूछा गया, इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ गेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर डिस्कस। यहाँ बोला गया है कि देखिए, हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इसमें कि सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता, इसको आप किस तरह समझते हैं? इसमें आपको का सजेशन मांगा गया है। अगला क्वेश्चन 7 में पूछा गया कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर लिख सकते हैं। इसमें बोला गया और इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। इसको सिविल सर्विसेज भी डाल दिया है कि इसको इस तौर पर आप किस तरह इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। मतलब आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एवं निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव देना है। ये भी देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी आपका अपना अंडरस्टैंडिंग और आपका क्या व्यू है उसको पूछा गया। अगला क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि यूरोपियन देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। इसको उदाहरण सहित आपको मतलब टिप्पणी करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट है 11 में आपका पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इलुसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। देखिए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में पूछा गया। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड द रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट। यहाँ बोला गया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिक्षेत्र में सुस्पष्ट करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 12 में पूछा गया है, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स एज envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions
legislations framework for issuing guidance to executive authorities। यहाँ न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों के दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधित बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय उचित सिद्ध करना है। ये भी आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 13 में पूछा गया है द स्ट्रेंथ एंड द सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ द फंक्शनरी एंड फंड्स टू द कंटेम्पररी स्टेज ऑफ द फंक्शनलिटी। हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय द लोकल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनलिटी इन रिसेंट टाइम। देखिए रिसेंट के बेसिस पे आपको मतलब आंसर देना है। इसमें बोला गया कि भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता प्रकार कार्यकर्ता व कोष की अपनी रचनात्मक विप्रावस्था से प्रकार्यात्मकता की समकालीन अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही है अहम चुनौतियों को अवलोकित कीजिए। ठीक है, ये भी मतलब क्वेश्चन ठीक है थोड़ा, लेकिन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको रेफर करना होगा थोड़ा करंट बेस्ड हो गया। जिस चीज का आपको आंसर नहीं आएगा आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके उसका नोट्स बना के याद रखिएगा उस टॉपिक को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 14 में पूछेगा कि राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए यूजलेस स्टिफनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the area in which the transformation could be visible। देखिए यहाँ बोला गया है कि विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहाँ पर रूपांतरित दृष्टिगत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 में पूछा गया विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ ए कमीशन। डू यू थिंक दैट इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वुड इंश्योर ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन पूछा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे एक रहता ही। एक आयोग के यहाँ बोला गया कि एक आयोग के संवैधानिकीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक है। क्या आपके विचार से राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? इसके कारण बताना है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आना चाहिए आंसर लिखना। नेक्स्ट 16 में पूछा गया है कि द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉवर्टी। देखिए जैसा कि बोला गया था पॉवर्टी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर साल पॉवर्टी में पूछता ही है। देखिए पॉवर्टी वुमेन CS2 में रहता ही है। आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट को भी आपको पेश करना है। यहाँ बोला गया कि केवल आय व आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण करना है। 17 में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पूछा गया, देखिए ये माइक्रो फाइनेंस टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बोला गया कि माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड एट एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया। इवैल्यूएट द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी यूपीएससी हर साल पूछता है GS2 में, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इन अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव अलोंग विद द एम्पावरिंग वुमन इन रूरल इंडिया। देखिए SHG को आपका एम्पावरिंग वुमन से रिलेट कर दिया गया। इसमें बोला गया कि सूक्ष्म वित्त एवं गरीबी रोधी आपका टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्य के लिए करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा स्टैटिक का भी नॉलेज होना चाहिए जैसे कि माइक्रो फाइनेंस का नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18 में आते हैं तो इसमें देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ दिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal for 2030. It tends to the restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement। देखिए यहाँ बोला गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 2030 के साथ अनुरूपता में है। इसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको आसानी से अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आप कर सकते हैं और थोड़ा करंट अफेयर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 19 में पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए क्वाड जो रिसेंटली सुनने को मिलता है, इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ए ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम ए मिलिट्री एलियंस इन प्रेजेंट टाइम्स डिस्कस। देखिए चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद जिसको हम लोग क्वाड भी कहते हैं, वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है। इसको आपको बताना है किस तरह। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 20 में पूछा है, 20 भी आपका IR बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो US डिफेंस डील्स ओवर
इंडो रशियन डिफेंस डील्स डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए यहाँ बोला कि भारत रूस रक्षा समझौता की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौता की क्या महत्ता है हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में आपको बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है, बस थोड़ा स्टैटिक बोल रहे हैं। IR करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। देखिए अगर इसका ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के बारे में देखा जाए इस क्वेश्चन पेपर के, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि पहला वाला था आपका डिस्क्वालिफिकेशन, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। सेकंड वाला भी आपका मॉडरेट लेवल है। थर्ड वाला भी आपका इजी टू मॉडरेट है। 4 आपका इजी क्वेश्चन है क्योंकि IR का डायरेक्टली क्वेश्चन है। 5th का मॉडरेट लेवल है। 6th का भी आपका मॉडरेट लेवल है। 7th आपका इजी टू मॉडरेट। 8 आपका इजी टू मॉडरेट है। 9 आपका इजी क्वेश्चन है। 10 आपका इजी टू मॉडरेट है। 11 आपका मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट टू हाई है 11। 12 आपका मॉडरेट है। 13 आपका मॉडरेट है। 14 भी आपका मॉडरेट है। 15 आपका मॉडरेट है। 16 आपका इजी है। 17 आपका इजी है। 18 आपका इजी टू मीडियम है, मॉडरेट। 19 आपका इजी है। 20 आपका इजी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट में ही लाइक करता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2021 के GS2 पेपर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।